वेलकम दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ स्मार्ट का क्लासेस में। और आज से हम लोग टेंसेस की वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। पर शुरू करने से पहले एक सवाल, व्हाट इज़ टेंस? टेंस आखिर है क्या? सो अ टेंस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। तो चलो, ये तो होगी किताबी डेफिनेशन जो कि आप एग्ज़ाम या फिर पेपर वगैरह में लिख के आएंगे। पर हमें यहाँ पे रटना नहीं है, समझना है ये क्या कह रहा है। तो चलो दोबारा पढ़ता हूँ मैं इसे। देखिए, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। यहाँ पे देखिए दो बात कही जा रही हैं, टाइम की और स्टेट ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट की। और टाइम भी मतलब किसी इवेंट का। तो टेंसेस में हमें मेनली दो बातें पता चलती हैं। एक, किसी भी एक्शन या इवेंट का टाइम, कि वो एक्शन आज करा जा रहा है या फिर कल करा जाएगा या फिर कल किया गया था, टाइम। और स्टेट ऑफ एन एक्शन मतलब कि वो एक्शन अभी अभी ख़त्म हुआ है या फिर अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा या फिर अभी प्रोसेस में है। तो वो होता है आपका स्टेट ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। टाइप्स ऑफ टेंसेस। बेसिकली टेंसेस के थ्री टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल। सबसे पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के भी चार टाइप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे प्रेजेंट टेंस के चार टाइप हैं, वैसे ही पास्ट और फ्यूचर टेंस के भी यही सिमिलर चार टाइप्स होते हैं। हर किसी का इंडेफिनिट है, हर किसी का कंटिन्यूस है, हर किसी का परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो अगर मैं आपसे सीधी भाषा में बोलूँ तो टेंसेस बेसिकली 12 टाइप्स की होती हैं। मोटा मोटा तो होती हैं तीन टाइप की, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। बट अगर डिटेल में जाके देखा जाए तो ये 12 टाइप की होती हैं। तो हम सबसे पहले एक एक करके हर एक वीडियो में एक एक टाइप इनका ख़त्म करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब कि भला वो टेंस बनती कैसे है और उस टेंस में आता क्या क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस और ई एस, प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख गया है, ऑब्जेक्ट आएगा, आप सही कर लीजिएगा। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, मेमोराइज़ कर लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस नहीं बना पाएंगे। और स्ट्रक्चर अगर आपको किसी भी टेंस का याद नहीं है तो आप कोई भी टेंस नहीं बना सकते। ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये आपकी नींव है, बिल्कुल रूट है ये आपकी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। शी ऑलवेज फिनिशेस हर ग्लास ऑफ मिल्क। अब मैं इसे स्ट्रक्चर से मैच कर रहा हूँ। देखिए, शी ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑलवेज ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। वो मैं इसी वीडियो में आगे एक्सप्लेन कर दूंगा यूजेस में जब मैं बताऊंगा। तो फिनिशेस, अब देखिए, फिनिश जो है वो हमारा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। उसमें हम लोगों ने ई एस ऐड करा है जो कि स्ट्रक्चर में गिवन है। उसके बाद हर ये प्रोनाउन है, ग्लास ऑफ मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ऐसे ही और एग्जांपल है, वी ऑलवेज स्पेंड क्वालिटी टाइम, दीज गर्ल्स ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक सेंटेंसेस में ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। अब मैं जानता हूँ आप लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि कुछ किताबों में या फिर कई सारी और अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी तो उसमें बताते हैं कि डू और डस का भी यूज़ होता है। तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, डू और डस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, बट these are used while we more emphasize a task or an event। जब हम किसी टास्क और इवेंट पे ज़्यादा जोर देते हैं, ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, सिर्फ तभी यूज़ होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती डू और डज हर जगह लगा दीजिए, या फिर अगर डू और डज नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। ठीक है। तो ये बात को आप ज़रा दिमाग में रखिए, क्योंकि कई सारे लोगों को, बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है और वो लोग इसीलिए बोल देते हैं, समझ नहीं आता कि ये डू और डज तो नहीं आ रहा इसमें, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे। तो फिर आप लोग ऐसे कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे डू और डस का यूज़ होता है। ही डज टेल अ लाई, आई डू माई होमवर्क बिफोर टाइम। अब देखिए,
कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि डू कहाँ लगता है और डस कहाँ लगता है। तो मैं आपको बता दूँ, डस जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है और डू जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। तो मैंने ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, राहुल, रोहन, राज या कोई भी आपका नाम हो, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, अस, दे, यू। ओके, सो डू और डस में इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, कहीं आप ही के साथ डू लगा दें या फिर आई के साथ डस लगा दें या वी के साथ डस लगा दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ये बेसिक जनरल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं जिससे कि आपके नंबर कट जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, अब देखिए एस और ई एस के भी यूजेस को थोड़ा हम लोग और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एस और ई एस इज़ एडेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स। इट मीन्स ओनली विथ सिंगुलर सब्जेक्ट वी विल ऐड एस और ई एस। मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी एस और ई एस लगेगा। अब मैं आपको एक चीज़ ज़रा ध्यान से बता दूं, आप लोगों को मुझे पता है कन्फ्यूजन यहाँ पे होने वाली है, मोस्टली सबको होती है। ये ऊपर वाला एग्जांपल है, ही डज टेल अ लाई। अब यहाँ पे आप बोलेंगे देखिए ही तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और जो हमारा वो क्या बोलते हैं वर्ब है वो टेल है, तो यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया, टेल्स क्यों नहीं कर रखा। ये यहाँ पे इसलिए नहीं कर रखा क्योंकि जो डज है यहाँ पे ई एस लग चुका है। मतलब कभी भी आपको कभी भी डस के साथ जो ई एस लगा हुआ है इसके साथ वर्ब में ई एस या फिर एस नहीं लगता। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डीप बात है, ये आपको हर जगह सुनने या पढ़ने को नहीं मिलेगी क्योंकि अब कोई बताता नहीं है, सब बोल देते हैं कि पढ़ लीजिएगा किताब में है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। बट ये कुछ रूल्स है जो कोई नहीं बताता। ठीक है, ही डस टेल अ लाई, तो यहाँ पे जो ई एस है वो डस के बाद लग गया है, अब वो टेल के बाद नहीं लगेगा। बट अब जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा कि शी प्लेज इन द गार्डन। अब देखिए यहाँ पे शी प्लेज, यहाँ पे शी जो होगी वो हमारी सिंगुलर है, तो प्लेज, प्ले मतलब कि वर्ब, उसके बाद मैंने एस लगाया है। ठीक है, तो वहाँ पे लगेगा। तो ये ई एस और एस का यूज़ और डू डस इनके यूज़ में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे एक बार लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी एग्जांपल आपको पढ़ने को दिखें आप उन्हें देखिए, समझिए और हर जगह नोटिस करते चलिएगा, क्योंकि अगर एक बार ये गलती आपने कर दी तो फिर एग्ज़ाम्स में आपको नंबर वापस नहीं मिलेंगे। देखिए हर बार हम लोग वर्ब के बाद एस और ई एस लगा के ही उसे सिंगुलर नहीं करते, कई बार उनके जो यूज़ होते हैं वो अलग होते हैं। अब देखिए, अब ये थोड़ा प्रैक्टिस करने की चीज़ है, पर जनरली अगर आप इन रूल्स को याद कर लेंगे तो 100 में से 90% आपका कवर हो जाएगा। बाकी तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको आने वाला है। वर्ब्स दैट एंड इन एस, एस एच, एस एस, सी एच, ओ और एक्स आर यूज्ड ओनली एट द एंड ऑफ ई एस। मतलब जो भी वर्ब्स जिनके एंड में एस आई, एस एच आई, एस एस आई, सी एच आई, ओ आई या फिर एक्स आई, उन्हें आप सिंगुलर करने के लिए ई एस लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे दे रखा है स्प्लैश का स्प्लैशिस, एक्सप्रेस एक्सप्रेसिस, गो गोज़, रिलैक्स रिलैक्सिस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ब्स दैट एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, देन रिमूव वाई एंड ऐड आई ई एस। मतलब जिन वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आए। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं आपके वॉवेल्स। इनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सब के सब हो जाते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो किसी भी वर्ब के एंड में, अगर आपको उसे सिंगुलर करना है तो आप वाई को वहाँ से हटाकर आई ई एस लिख दीजिए। जैसे क्राई, अब देखिए क्राई जो है यहाँ पे आर हमारा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और वाई हमारा एंड में आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई का फॉर्म ले रहा है ये। अब इसे सिंगुलर करना है तो हम करेंगे क्राइस। फ्राई का फ्राइस, ट्राई का ट्राइस। अब जैसे कि शी क्राइज आएगा, शी क्राई नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें शी जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ हमें वर्ब की फॉर्म में चेंज करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्राइस करेंगे, वाई हटाएंगे, आई ई एस लगाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो यू आएगा तो यू क्राई आएगा। ठीक है, दे ट्राई आएगा, दे फ्राई आएगा, आई ई एस नहीं लगाना है वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे लगा देंगे तो फिर से मिस्टेक और नंबर कटेंगे। ठीक है,
ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है, यूज़ में नहीं लानी है कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब चलिए सेकंड स्ट्रक्चर पे हम आ चुके हैं। हमारा होता है सेकंड स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट और डू नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और देखिए फिर इसके बाद वही बात लिखी है जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि वी यूज़ डज नॉट विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, वी पुट डू नॉट विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। मतलब कि डस जो होता है वही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, तो इसीलिए डस नॉट भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही यूज़ होगा। डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, इसीलिए डू नॉट भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ही डज़ नॉट सिंग्स ही डज़ नॉट सिंग एनी न्यू सॉन्ग्स। तो अब इसे स्ट्रक्चर से मैच करते हैं। ही हमारा सब्जेक्ट, डज़ डज़ इसलिए आया है क्योंकि ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज़ लगेगा, ठीक है। नॉट, फिर बाद में सिंग बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। एनी न्यू सॉन्ग्स वो हमारा आगे का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सेकेंडली एक और एग्जांपल है, यू डू नॉट डू योर वर्क सिंसियरली, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल हमारे स्ट्रक्चर से मैच करता हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एस और ई एस वर्ब के बाद नहीं लग रहा। अब चाहें आप किसी भी और स्ट्रक्चर में जाएंगे या फिर कहीं भी आप और क्या बोलते हैं टेंसेस में जाएंगे तो ज़्यादातर आप ये देखेंगे कि एस और ई एस नहीं लगता। एस और ई एस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही लगता है, ठीक है। इसे और कहीं नहीं लगेगा ये, और वो भी तब लगता है जब डज में ना आ रहा हो। अगर डज आ गया तो भी नहीं लगेगा, नेगेटिव सेंटेंसेस है तो भी नहीं लगेगा, कोई और टेंसेस हैं तो भी नहीं लगेगा। एस और ई एस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंसेस में ही लगता है। इसे आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कैसी कोई भी परेशानी मेरे को लगता है नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा से उसे देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब कि जिन्हें हम क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहा जाता है, ठीक है। सो इनका स्ट्रक्चर क्या है, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा जो स्ट्रक्चर है वो याद कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं, तो वैसा मत करिएगा, ठीक है। यहाँ भी डू और डस जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा, ठीक है। मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, ये आप हर जगह यही रूल अप्लाई होता है, डू और डस हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं जिससे कि और क्लैरिटी आपको आएगी। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। डू दे ईट वेजिटेबल्स डेली। अब इसे मैं स्ट्रक्चर से अगर मैच करूँ जो कि मैं पीछे दिखा चुका हूँ, देखिए डू और डस जैसे कि हमारा पहले आ रहा है, सबसे पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर बाद में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट एंड वेजिटेबल्स डेली, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला एग्जांपल है हमारा, डू द स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर, डज शी गो विद द सेम रूट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए हर बार इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डस ही नहीं लगेगा पहले, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन वर्ड भी पहले लग जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, वही जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, वाई, ये सब के सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है। अब जब ये लग जाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज आने वाला है। तो चेंज तो ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं है, बस ये है कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो सबसे पहले लगता है और बाकी सारा जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया वो बिल्कुल सेम रहेगा, डिक्टो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को पहले लगाओ और जो पीछे वाला जो स्ट्रक्चर था उसी को बिल्कुल आप उतार दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे भी बोलते हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखिए, वाई डू दे गो देयर, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से वाई हटा दूँ तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा फिर, डू दे गो देयर। ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही क्वेश्चन पूछने के तरीके सही होंगे। वाई लगा लेंगे तो बस ये हो जाएगा कि वो पूछेगा भला वो वहाँ पे क्यों गए, और वाई को हटा दीजिए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डू दे गो देयर, मतलब कि क्या वो वहाँ पे गए। तो दोनों ही तरीके सही हैं, बस दोनों क्वेश्चन अलग होंगे, वो हम मतलब के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, ठीक है। सो वाई या फिर और भी कोई क्वेश्चन वर्ड जब लग जाता है
तो बाकी पूरा पीछे का स्ट्रक्चर सेम रहता है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे व्हाट डज शी डू इन द क्लास। अब देखिए ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर आ चुके हैं, या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल एंड का स्ट्रक्चर है ये होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इन दोनों सेंटेंसेस का मेल, या फिर आप कह सकते हैं इन दोनों सेंटेंसेस का कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। इन द इंटेरोगेशन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ नॉट आफ्टर डू और डस। मतलब कि हम लोग डू और डस के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे फॉर्म, उसमें क्या था, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या करना, डू और डस के बाद नॉट लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है डजंट शी गो फॉर अ वॉक एवरी डे। अब देखिए आपको लग रहा होगा यार मैं यहाँ पे डू डस बोल रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद नॉट लगाने को कह रहा हूँ, ये यहाँ पे डजंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो डजंट जो है ये डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, आपको लगेगा कि ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जब हम इसको शॉर्ट करके लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए डज नॉट, ठीक है, डज नॉट लिखा है। अब एक काम करिए, डज नॉट में से आप ओ को हटा दीजिए और ओ की जगह एपोस्ट्रॉफी लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डजेंट, ठीक है। इस पूरे को एक करके डजेंट। सिमिलरली ऐसे ही होता है डोंट में भी, ठीक है। वो डू नॉट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओ को हटा देंगे और वहाँ उसकी जगह एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। तो वैसे ही वाई डोंट यू ईट हेल्दी फूड एवरी डे, ठीक है, ये भी एक और एग्जांपल हो गया। अब ये आपने स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं, अब आपको टेंसेस बनानी आ जाएंगी। अब ये हो जाएगा कि अगर आपको जहाँ भी अगर आपसे वो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बिना हिचकिचाए, आपको अगर स्ट्रक्चर दिमाग में है तो आप सीधे प्रेजेंट इंडेफिनेट की टेंस बना देंगे। पर अब ये टेंसेस बनानी कहाँ है, ये हमें पता चलेगा जब हम इसके यूज़ पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इनके यूज़ पढ़ते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि स्ट्रक्चर भला हमें लगाना कहाँ है। चलिए अब हम आ जाते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, ठीक है। तो हमारा पहला यूज़ है दे आर यूज फॉर परमानेंट एक्शंस और थिंग्स, ठीक है। जो भी एक्शन हमारे परमानेंट होते हैं, हम बेसिकली उनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जांपल हैं जैसे कि आई वर्क एट द बैंक। तो बेसिकली जॉब लोगों की परमानेंट होती है, ठीक है। डेली डेली तो हर किसी की जॉब नहीं बदलती, तो ये परमानेंट है, इसीलिए हम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। दूसरा एग्जांपल है हमारा आई लिव इन दिल्ली, या फिर कोई भी आपका शहर हो, जैसे कि आई लिव इन बॉम्बे, आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन अलीगढ़, ठीक है, कोई भी एक, जो भी आपको सही लगे। सो वो भी परमानेंट है, तो इसलिए वहाँ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। चलिए सेकंड यूज़ देखते हैं। सेकंड यूज़ है हमारा फॉर रूटीन्स एंड हैबिट। अब जैसे कि इसका एग्जांपल ले लीजिए, आई वेक अप 5 o'clock। सो ये हमारा रूटीन है, हम 5 o'clock पे डेली उठते हैं, ठीक है। आई गो टू द जिम डेली, ठीक है, ये हमारा रूटीन है। या फिर आपकी कोई हैबिट हो तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा यूज़ है फॉर फैक्ट्स, यानी कि तथ्य, जो कि या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। इनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, या फिर हम इसको और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर जगह एप्लीकेबल है, फैक्ट है। सेकंड एग्जांपल है इसका, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी एक फैक्ट है, तो इसीलिए यहाँ भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। अगला हमारा यूज़ है फॉर हिस्टोरिकल प्रेजेंट। अब हिस्टोरिकल प्रेजेंट मतलब कि अब जैसे कि आप कोई ड्रामा देखते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई टेलीविज़न पे कोई आप शो देख रहे हैं जो कि हिस्टोरिकल है, बट उसमें अभी प्रेजेंट में चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि नाउ हमारा एग्जांपल है, नाउ नेताजी एंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स। तो ये बात तो प्रेजेंट की जा रही है, ठीक है, बट ये प्रेजेंट जो है ये पास्ट का प्रेजेंट है। मतलब कि कंफ्यूज मत होइए, मतलब कि ये कोई पुरानी चीज़ है जो कि अभी प्रेजेंट में चल रही है, बट वो टीवी पे चल रही है या फिर कोई ड्रामा चल रहा है, ठीक है। अभी रियलिटी में थोड़ी है। अभी ये सब तो नेताजी अब थोड़ी थे, ये तो इंडिपेंडेंस के टाइम के थे, बट ये हिस्टोरिकल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। फिफ्थ हमारा है फॉर ऑर्डर और अ कमांड। फॉर एग्जाम्पल, गो देयर, ओपन द डोर,
तो ये हमारी ऑर्डर या कमांड है, ठीक है। तो इसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। सिक्स्थ हमारा यूज़ है फॉर स्केड्यूल्स। ये थोड़ा बहुत रूटीन से मिलता जुलता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल द फ्लाइट लीव एट नून, ठीक है। तो ये फ़्लाइट का स्केड्यूल है। तो स्केड्यूल्स और रूटीन्स जो होते हैं ये थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करेंगे। सेवेंथ हमारा यूज़ है फॉर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। देखिए ये मैंने आपसे पीछे बोला था कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये आ चुका है। सो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी दे रखे हैं, ये यूजुअली, रेयरली, नेवर, ओकेशनली, सेल्डम। सेल्डम ये रेयरली का सिनोनियम है, ठीक है। और सर्टेन, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम, जनरली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली। इन सब के साथ जहाँ भी आपको ये दिखे तो आंखें बंद करके सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना, ठीक है। और यहाँ पे एक और होता है जैसे नेवर, उसके साथ भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ करते हैं। और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। रेयरली, यूजुअली, ओकेशनली, जैसे भी जब भी आपको ये सब दिखे आंखें मूंद के आप सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करिएगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, शी इज़ ऑलवेज लेट, ठीक है। देखिए ऑलवेज प्रेजेंट, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हो रहा है। सेकेंड एग्जांपल, ही सेल्डम रीड बुक्स, मतलब कि ही रेयरली रीड बुक्स, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऊपर देखिएगा बॉक्स में लिखे हुए हैं, दे नेवर प्ले विद अस, नेवर ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही नेवर टेक्स द शॉर्टकट, ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेवर, इसके साथ यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यही है, जहाँ भी आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखेंगे आपको सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। अब देखिए आपको यूज़ आ चुके हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाना आ चुका है। तो जहाँ भी आपको यूज़ दिखेंगे तो आप पहचान लीजिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे यूज़ होगी। और अगर आपको खुद के बनानी है तो आपको स्ट्रक्चर तो पता ही है, आप उन्हें याद कर चुके हैं। अब उनको यहाँ पे अप्लाई करिए और बना लीजिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैं आपको एंड तक और शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ वही बात बोलूँगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ और ग्रामर में एक सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। रूल दोनों में होते हैं बट बिना प्रैक्टिस करे दोनों के दोनों वेस्ट हैं, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस पे हम लोग लेक्चर करेंगे और उसके यूज़ और स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे।